नमस्कार दोस्तों, मैं मारुति सूर्यकर ईएसए क्लासेस अहमदपुर और हम डिस्कस कर रहे हैं सर्फ स्टेशन। जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम देखा था कि एनर्जी चेंज टू स्प्लिट द ड्रॉप। देखिए क्या देखा था हमने कि एनर्जी स्पेंड टू स्प्लिट द ड्रॉप, एक बड़ा सा ड्रॉप है उसे छोटे से ड्रॉपलेट्स में अगर स्प्लिट करना है तो एनर्जी चेंज का हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था। आपको देखिए मैंने डेरिवेशन करके दिया है कि डेरिवेशन कैसे निकालना है। अगर आप डेरिवेशन याद रखना चाहते हैं तो डेरिवेशन याद रखिए, लेकिन ये हमारे लिए एक टिपिकल प्रॉब्लम है तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर रिसेंट आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे नीट और जेई मेंस का भी, ठीक है, तो उसमें टाइम का आपको कंस्टेंट है। ठीक है, जेई एडवांस में आपको डेरिवेशन वगैरह डिराइव करना पड़ता है उस टाइम, लेकिन नीट खासकर तो मैं नीट के लिए बच्चे के लिए बोलना चाहता हूँ कि उसमें आपको जितने ज़्यादा फार्मूले याद रखेंगे उतना आपको फिजिक्स के लिए हैंडी होगा। क्योंकि उस पर आपको टाइम प्रेशर है और उसमें कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेंड करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन का ऐसा डेरिवेशन करने की जगह एक सिंपल फार्मूले आप याद रख सकते हो। मैंने आपको ड्रॉप और बबल के लिए फार्मूला दिया था कि चेंज इन एनर्जी दैट इज वर्क डन टू स्प्लिट द ड्रॉप, दैट इज फार्मूला टू स्प्लिटिंग द ड्रॉप इनटू n ड्रॉपलेट्स। तो वो फार्मूला आपके लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेशन करके दिया है कि आपको याद रह गया होगा तो याद रखिए। अगर आपको याद नहीं तो डेरिवेशन आपको याद रखना है। आपको जो इजी जा रहा है वो आप याद रख सकते हैं। 4 पाई टी, देखिए एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा था, ठीक है। फाइनल इनिशियल एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी किया था। और देखिए यहाँ पे मैंने एक रिलेशन डिराइव करके दिया था कि कैपिटल आर इज इक्वल टू n raised to 1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल आर, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम मुझे एक डाउट पूछा है एक स्टूडेंट ने, तो अगर आप डाउट पूछ रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो आपके पास कोई अगर डाउट है तो मुझे भेजिए, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या आप कमेंट्स के नीचे ही बता सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसने भेजा है कि लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस टेंशन टी दिया है, सरफेस टेंशन, ठीक है, ऑलरेडी हम टी कंसीडर करते हैं, इनटू 27 ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ डायमीटर डी। देखिए ड्रॉपलेट्स की जो नंबर दी है 27, यानी कि हमारे लिए n है 27 और डायमीटर रेडियस की जगह डायमीटर दिया है। देखिए अगर डायमीटर रेडियस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 4 पाई टी, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ n की जो वैल्यू है 27 और आर स्क्वायर को मैंने जो स्मॉल आर है तो उसे स्मॉल डी लिखेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा आपको पता है, क्योंकि r इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 रहता है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायमीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो डायमीटर स्क्वायर बाय 4 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो वो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर बाय 4 रहेगा। क्योंकि हमने जो बिगर ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर है तो डायमीटर डी है और आर को हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी बाय 2 लिखेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ कैपिटल R इज इक्वल टू n रेज टू 1 बाय, यानी कि 27 का क्यूब रूट लेना है। 27 का आप क्यूब रूट लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, 3r। अगर रेडियस 3 टाइम्स है तो डायमीटर भी उतने ही टाइम्स रहेगी बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि रेडियस 3 टाइम्स है यानी कि डायमीटर आल्सो 3 टाइम्स रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हम अब सॉल्व करते हैं। 4 पाई टी मैंने लिखा है 27 डी स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे डी स्क्वायर बाय 4 ही लिखूंगा और ये जो डी कैपिटल डी है उसे हम स्मॉल 3d लिख सकते हैं और यहाँ उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9d स्क्वायर बाय 4। अगर ये आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 पाई टी इंटू 18d स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर है बच्चों इसका 18 पाई टी डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है तो 18 पाई डी स्क्वायर। अगर उसको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे वही स्टेप, शायद नहीं दिख रहा है तो ए स्टेप तक तो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं कि ए सब्ट्रैक्शन अगर आप 27 4 पाई टी 27 माइनस 9d यानी कि 18d स्क्वायर बाय अगर 4 लिखेंगे तो ए 4 क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो दिख रहा है आपको? ठीक है। यहाँ 9d²/4 है, यहाँ तो आपको 9d² ही दिख रहा है, उसके नीचे 4 रहेगा, ये 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ और हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके आप वीडियो देखिए। देखिए वीडियो देखने की हमने गाइडलाइंस जो जारी की है, जो कि जैसे इस लॉकडाउन में कोरोना की गाइडलाइंस जारी हो रही है, उसी तरह वीडियो कैसे देखना है आपको, जो कि एक फिक्स टाइम में आपको वीडियो मिल रहा है, तो आप फिक्स टाइम में, और कोशिश कीजिए कि आप जो स्टडी का आपको सेटअप है, जो भी चेयर टेबल या आप जैसे स्टडी करते हो, क्योंकि वीडियो से देखिए, वीडियो से स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चे, कि वीडियो एकदम लाइटली लेते हैं, वो ऐसा लेट के देखते हैं, मतलब चलते चलते खाते समय देख लिया। ठीक है, रिवीजन वाला वीडियो अगर आप टाइम के वजह से खाते खाते देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये नया चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन एंड नोटबुक एंड पेन आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए, किसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो हमने देखा था कि जो टू मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स रहता है वो कोहेसिव फोर्स रहता है, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रहता है वो एडहेसिव फोर्स रहता है। यहाँ तक देख लिया था। और कोहेसिव फोर्स मतलब सिमिलर सब्सटेंस के बीच ज़्यादा फोर्स रहता है, और एडहेसिव फोर्स यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस के बीच कम फोर्स रहता है। ये हमने पॉइंट नोट डाउन किया था। तो देखिए अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहेंगे? एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखिए एंगल जो हमें देखना है, अभी डेफिनेशन जरा सा सुनिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपको डेफिनेशन पहले सुनना है। इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। देखिए इसमें कितने पॉइंट है? इसे पहले टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड ओके एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड मेजर्स इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि ये बहुत बच्चों को अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ही नहीं समझ में आता है, इनसाइड लिक्विड मैं बता देता हूँ, डायग्राम से हम स्टडी करने वाले हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें कैसे लेना है। देखिए इससे अगर आप एक डायग्राम निकालेंगे, यहाँ इस साइड एक लिक्विड है, आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास में, एक ग्लास में वाटर है। आप हमारा डेली का एग्जांपल है ना, ग्लास में हमेशा हमारे लिए रेगुलरली वाटर रहता है, कभी कभी चेंज हो सकता है। ग्लास में हम क्या मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मतलब है कि नहीं, पेप्सी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन हमारा डेली का जो एग्जांपल है वाटर, और यहाँ पे ग्लास का सब्सटेंस है, मतलब इसे मैं सॉलिड सब्सटेंस कहूँगा, इसे मैं लिक्विड सब्सटेंस कहूँगा, यानी कि लिक्विड यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? एयर है। ठीक है, इमेजिनेशन हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड है और ये सॉलिड वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए कि हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन 3 पॉइंट के बेसिस की है, कि क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है। किसे कर टेंजेंट ड्रॉ करना है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देखिए टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, देखिए एंड सरफेस ऑफ सॉलिड। देखिए हमें 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि टेंजेंट ड्रॉन टू द surface of liquid and surface of solid at point of contact। and देखिए liquid surface always remains perpendicular to resultant forces। देखिए अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, अभी आप थोड़ा सा बेसिक समझ ले कि इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि इधर सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, तो हम इस पे क्या करने वाले हैं? थोड़े से फोर्सेस ड्रॉ करने वाले हैं इस साइड के मॉलिक्यूल। हमारा जो वेट का हर एक जगह जो मौजूद रहता है mg वाला फोर्स, आपको दिख रहा है शायद नहीं दिख रहा है, mg वाला फोर्स। देखिए
ये वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब सेफ सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के बीच यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, बोलिए जल्दी से बोलिए, कोहेसिव फोर्स रहेगा। और यहाँ पे इधर जो रहेगा सॉलिड के, तो इधर एडेसिव फोर्स रहेगा। देखिए इधर एडेसिव फोर्स आ रहा है, इधर कोहेसिव फोर्स आ रहा है। एक और फोर्स आता है इधर के, इधर आ जाता है, वो जो है वो भी एडेसिव फोर्स है, बट ड्यू टू एयर है और ये ड्यू टू सॉलिड है। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फोकस कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फोर्सेस, अभी देखिए कि एयर और वाटर के बीच में ये फोर्स एकदम नेग्लिजिबल रहता है। हमें क्या करना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है। आई थिंक कैमरा सेटअप हमारा सही है, ठीक है। तो ये दो फोर्स हम निग्लेक्ट करेंगे। कौन से mg वाला फोर्स जो एकदम स्मॉल ड्रॉप है उसमें वेट कैट होगा, ठीक है। और एयर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स थोड़ा सा कम ही रहता है। तो हमें फोर्स मेनली टू डिस्कस करने हैं। ये जो है तो कोहेसिव फोर्स है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए ये 90 डिग्री है, इधर और इधर पार्टिकल उसके सेम है, तो ए एंगल 45 आएगा और ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, आ जाएगा। अगर आपका वेक्टर क्लियर है तो यहाँ पे एफ सी है और यहाँ पे एफ ए है और इनके बीच टोटल एंगल जो है 135 है बच्चों। अगर आप वेक्टर का फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपको रिजल्टेंट फार्मूला, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। आपको लगाना है कि वेक्टर का एफ सी लेना है, इधर मैग्नीट्यूड एफ ए लेना है और उसके बीच का एंगल 135 लेना है। तो cos 135 के एंगल आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट केसेस डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर पहली केस लेंगे आप, अगर आपका जो कोहेसिव फोर्स है, अगर आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो जो √2 टाइम्स जो एडेसिव फोर्स रहेगा, आपको केसेस डिस्कस करना है फार्मूला निकाल के। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, देखिए अभी ये 135 का एंगल जो हमने बनाया है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे रहेगा, एक तो इस तरह डाउनवर्ड रह सकता है, या यहाँ लिक्विड में रह सकता है, या सॉलिड में रह सकता है। तीन केसेस आपको पता चल रहे। एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड रह सकता है, और वो किस केस में होगा, अगर एफ सी इज इक्वल टू √2 टाइम्स एफ ए है। क्या है, एफ सी इज इक्वल टू √2 टाइम्स एफ ए है, तो और रिजल्टेंट जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और उस केस में देखिए वर्टिकली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा की जो एंगल आएगा, ठीक है, देखिए अब हमारा थीटा यानी कि क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे अगर वर्टिकली डाउनवर्ड, हमारे फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूँ, कंडीशन क्या है उस पे, एफ सी इज इक्वल टू √2 एफ ए, यानी कि ये जो एंगल है थीटा एंगल, देखिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है लिक्विड को क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किया, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को हमने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट। एंड जो सरफेस ऑफ सॉलिड है, इसके बीच में क्या एंगल हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, उसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देखिए ये एंगल इनसाइड लिक्विड है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ मेजर करना है, इसलिए हमें इसमें 4 पॉइंट याद रखने थे। टेंजेंट टू द फ्री सरफेस, देखिए हमने टेंजेंट टू द फ्री सरफेस बनाया, सरफेस ऑफ द सॉलिड बनाया, और उसी केस में थीटा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स एडेसिव फोर्स रहना चाहिए। अभी ऐसा क्यों, हम ये नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि इधर 45 डिग्री से कोहेसिव फोर्स है और इधर एडेसिव फोर्स है। तो अगर देखिए, अगर कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडेसिव फोर्स हो गया, ओनली नॉट मोर देन, इट इज मोर देन √2 टाइम्स एडेसिव फोर्स, ठीक है। अगर √2 टाइम्स मोर देन एडेसिव फोर्स अगर हो गया कोहेसिव फोर्स, तो देखिए कि हम यहाँ पे जस्ट मिनट, मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, ठीक है। तो एफ सी इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स, मतलब इधर इसका मीनिंग क्या है कि इधर वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो और ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ये लिक्विड के अंदर आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है, लिक्विड के अंदर आ रहा है, इनसाइड द लिक्विड। देखिए बच्चों, मैं हर एक केस डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा पहली बार आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ,
केस वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये इक्वल रहता कितना √2FA, तो इधर का जो रिजल्टेंट है वो परफेक्टली डाउनवर्ड आता, और परफेक्टली डाउनवर्ड आ गया, इसका मतलब थीटा हमें क्या मिल रहा है 90। देखिए अगर हमें ये जो एंगल जो रिजल्टेंट फोर्स है इस तरफ आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, इनसाइड द लिक्विड आ रहा है, इनसाइड द लिक्विड आ रहा है, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स अगर इनसाइड लिक्विड है तो थीटा इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90, आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने केस 2 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो अगर FC यहाँ पे ज्यादा आ गया √2 टाइम्स FA, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। और अगर हमें थर्ड केस जब डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड केस क्या होगा, FC इज लेस देन √2 टाइम्स FA, FC इज लेस देन √2 टाइम्स FA। तो आप ही इसे मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर FA जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है FC के जगह, मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इनसाइड सॉलिड आ जाएगा। इधर इनसाइड द लिक्विड था, इधर इनसाइड सॉलिड रहेगा, और इनसाइड सॉलिड आने की वजह से थीटा विल बी लेस देन 90। अगर आपको यहाँ पे थीटा का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आएगा तो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर वाटर का लेयर रहेगा। देखिए इधर रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है तो वाटर लेवल ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। देखिए एक कंफ्यूजन आपको मतलब लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर आ रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखा है, थीटा इज लेस देन 90। क्यों, ये हमें वाटर सरफेस अब ऐसा नहीं रहेगा, वाटर सरफेस कैसा रहेगा, इसे परपेंडिकुलर रहेगा ऐसा, ठीक है, वाटर सरफेस कैसा रहेगा, इसे परपेंडिकुलर रहेगा, और इसे टेंजेंट, एंड दिस इज अ सॉलिड सरफेस। देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, इसीलिए मैं बता रहा था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन आपको बार बार याद रखनी है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ टेंजेंट टू द फ्री सरफेस। अगर आपका फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसी टेंजेंट आ जाएगी। और सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी कि सरफेस ऑफ सॉलिड मतलब ये एंगल, और ये एंगल लेस देन 90 हो रहा है आपका, ठीक है। कब, यहाँ कोहेसिव फोर्स इज लेस देन √2 टाइम्स एडहेसिव फोर्स जब होगा तो रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड में आ जाएगा और थीटा इज लेस देन 90। यहाँ पे अगर ग्रेटर है तो रिजल्टेंट फोर्स इनसाइड लिक्विड आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा जो है तो ग्रेटर देन 90 आ जाएगा। सभी केस आप नोट डाउन कर दीजिए धीरे धीरे, और एक बार फिर से वीडियो देखिए। और यहाँ पे क्योंकि हमें इस पे ही एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। देखिए शेप, यहाँ पे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ कि शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप कैसा रहेगा। आपने ड्रॉप देखे हैं, ठीक है, ड्रॉप तो देखे हैं, मैंने बताया तो पिछले लेक्चर में कि हमें अभी पता चलने वाला है कि वाटर ड्रॉपलेट्स है जो मैक्सिमम टाइप्स हमें स्पेरिकल क्यों रहते हैं, मतलब ऐसा बॉक्स के टाइप में क्यों नहीं रहता, आपको पता है। हमने इस चीज को मतलब कभी नोटिस नहीं किया रहता, बट गोल है तो गोल है, स्फीयर है तो स्फीयर है, हमें क्या करना है उससे, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट आपने कभी ऐसा देखा है क्या, क्यूबिकल या सिलेंड्रिकल ऐसा ड्रॉपलेट्स, मैक्सिमम टाइम्स क्या रहता है, वो स्फेरिकल रहता है, और अगर थोड़ा सा ग्रेविटी का प्रेशर आ जाएगा तो उसमें ऐसा थोड़ा सा नीचे की तरफ बल्क हो जाता है, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि लिक्विड ट्राइज टू मिनिमम एनर्जी, देखिए मिनिमम एनर्जी ट्राई करता है, और उसमें क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। ये जो सॉलिड का सरफेस है, यहाँ पे एक लिक्विड है और लिक्विड ड्रॉप यहाँ पे, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप। तो हम क्या करेंगे कि इधर जो सरफेस टेंशन है वो T1 लिखेंगे, इधर T2 लिखेंगे, और इधर T3 लिखेंगे। इसके अलावा ये T3 T1 T2 मतलब आप सरफेस टेंशन मत कंसिडर करिए, फोर्स कंसिडर करिए, फोर्स कंसिडर कर दीजिए अभी तक कि फोर्स है, कौन से फोर्स है। देखिए T1 कौन सा है,
बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये कोहेसिव वाला है क्या एडिसिव वाला है बताइए। चलो आपको आना चाहिए। अभी ये कोहेसिव है या एडिसिव है? सेम सब्सटेंस के टू वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सब्सटेंस सेम है, तो ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। T2 क्या लेंगे हम? बिटवीन, फोर्स बिटवीन, ये सब फोर्सेस है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन ये जो सॉलिड है, सॉलिड एंड वाटर, यानी कि ये एडिसिव फोर्स है। और T3 जो लेंगे हम, वो भी क्या है? फोर्स बिटवीन एयर एंड लिक्विड और वाटर है यहाँ पे, और ये भी एडिसिव टाइप का फोर्स है, एडिसिव नेचर का फोर्स है। तो यहाँ तक पता चला आपको। तो अभी देखिए, अगर हम ये इक्विलिब्रियम ड्रॉप कंसिडर करेंगे, मतलब क्या इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम मतलब अभी ये ड्रॉप मूव नहीं हो रहा है, ये ड्रॉप ऐसा स्टेशनरी है, तो इस पे नेट फोर्स एक्टिंग जीरो होने चाहिए। अगर हमने ए एंगल थीटा लिया, ये एंगल हमने क्या लिया? थीटा। तो कौन सा एंगल? देखिए कि ये सरफेस ऑफ लिक्विड और टेंजेंट टू द ये, मतलब ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए ये हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हमें निकालना है कि अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि थीटा 0 है आएगा, 90 आएगा, क्या आएगा। मुझे अभी इक्विलिब्रियम है तो इक्वल फोर्सेस लेना है, तो इधर इस साइड कौन सा है? T2 है, इस साइड T1, और ये T3 थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इधर इसका कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा बताइए? ये नियर वाला एंगल है, तो T3 cos थीटा आ जाएगा, ऊपर वाला हमें नहीं लेना है जो कि साइन वाला कंपोनेंट है। तो इधर T3 cos थीटा आ जाएगा। इक्विलिब्रियम है मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए T2 = T1 + T3 cos थीटा, therefore T2 - T1 = T3 cos थीटा। cos थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये T2 - T1 ऊपर रहेगा और ये T3 नीचे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्या? आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, ठीक है। मैं अभी वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप मतलब लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम इस पे भी केसेस डिस्कस कर सकते हैं। देखिए cos थीटा की जो वैल्यू है, आपको पता होगा कि अगर 0 to 90 है तो <1 आते है cos थीटा की वैल्यू। अगर cos थीटा कहाँ है? 0 to 90, यानी कि T2 - T1, अगर ये <1 आना चाहिए तो T2 - T1 शुड बी T3। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। <1 मतलब क्या? 5/6 इज <1, 4/5 इज <1, बट 7/5 इज <1 है क्या? ये नहीं है। आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे से स्मॉल हो रहा है? ये शायद नहीं दिख रहा, मैंने एग्जांपल लिए है। तो या अगर <1 वैल्यू आनी चाहिए तो ऊपर वाला जो नंबर है, देखिए 5, वो नीचे वाले से स्मॉल रहना चाहिए। 5/6 इज <1। अगर मैं यहाँ पे 2 लिया तो ये 5/2 > 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये < है तो थीटा की वैल्यू <90 आ जाएगी, मतलब एक एक्यूट एंगल हो गया। <90 मतलब एक एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये केस। अगर T2 - T1 इज T3 है, देखिए T2 - अगर ग्रेटर है तो उस समय T1 - T2 इज ग्रेटर है, तो उस समय क्या हो जाएगा कि ए एंगल ऑब्टूस आ जाएगा, मतलब ड्रॉप कैसा आएगा? देखिए हमारा ऐसा स्फेरिकल ज्यादा से, और ए एंगल <90 है, ए हमारा थीटा है, ए टेंजेंट हो गई और ये फ्री सरफेस हो गया, और ए जो एंगल है हमारा थीटा हो गया। तो ए < 90 आ जाएगा। कौन से केस में? कौन से केस में आ जाएगा 90? T2 - T1 शुड बी T3। और देखिए और एक केस, अगर मैंने T2 = T1 लिया तो ये 0 हो जाएगा। अगर ए 0 हो गया, T2 - T1 = 0। ये देखिए ये फर्स्ट केस कंसिडर कर सकते हैं आप, ये सेकंड केस कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? < 90 आ जाएगा।
मैं यहाँ पे थर्ड और ग्रेटर देन 90 की इमेज कैसे आई थी, स्फेरिकल ड्रॉप, और ये ग्रेटर देन 90। थर्ड वाला कैसा लिख रहा हूँ देखिए मैं, कि अगर जस्ट मिनट, अगर आप T2 इज इक्वल टू T1 लेंगे तो A 0 हो जाएगा। हमारा ये फार्मूला आपको याद रखना है अभी इस केस में। अगर A 0 हो जाएगा तो cos 0 यानी कि थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा, यानी कि ऐसा ड्रॉप आएगा। आपने ऐसा कभी ड्रॉप देखा है क्या, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। और फोर्थ केस अगर देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है। cos थीटा 1 कब रहता है, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये एकदम फ्लैटर्न हो गया ड्रॉप, ऐसा मतलब ये ड्रॉप ही नहीं रहा, इस पे लिक्विड हो गया। अब इस केस के लिए आपको क्या याद रखना है, T2 माइनस T1 शुड बी इज इक्वल टू T3। याद है तो आप नोट डाउन कर दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है और ज़्यादा कंटेंट हमने पढ़ाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्लो करके उसे देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ग्रुप में या इस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है।